हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर हमने उठाया अभी नॉन टेक में आपके मैथ्स सब्जेक्ट, जिसमें हम पॉइंट टू द पॉइंट और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने जो पेपर उठाया है आपके 3 अप्रैल 2016 में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट देख रहे हैं, उसमें जो मैथ्स में क्वेश्चन आए थे वो हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3 अप्रैल 2016 के फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो हमने 14 ही क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन जितने आपसे पूछे गए थे सारे हमने टू द पॉइंट सॉल्व करके देख लिए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि 3 अप्रैल 2016 में सेकंड शिफ्ट में आपसे कितने क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे वो हम टू द पॉइंट देख लेते हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। रमेश एवरी डे वॉक्स टू हिज ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। वो पैदल चलता है या जाता है कितनी स्पीड से? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जाता है। ओके, एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से गाइस? वापस 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आता है। इफ ही टेक 5 आवर्स इन हिज टू एंड फ्रो जर्नी, मतलब उसके आने जाने में उसको 5 घंटे लगते हैं। आने जाने वाले समय मिलाकर टोटल कितना लग रहा है उसको? 5 घंटे लग रहे हैं। जाने की स्पीड उसकी 2 किलोमीटर है, आने की स्पीड उसकी 3 किलोमीटर पर आवर है। तो हाउ फॉर इज ही ऑफिस हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम। तो उसके घर से उसका ऑफिस कितना दूर है ये आपको बताना है। तो वी नो दैट बेसिक सी डेफिनेशन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली कंडीशन से देखें अगर आप तो 2 किलोमीटर पर आवर दे रखा है आपको और डिस्टेंस मान लिया हमने d और टाइम लग रहा है t। तो यहां से अगर आप t भी निकालें तो कितना लगेगा आपको? d/2। दूसरी कंडीशन देखें तो क्या बोल रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, डिस्टेंस लग रही है d और टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे टोटल लग रहे हैं। 5 घंटे में से t घंटे जो है वो आपको जाने में लग रहे हैं। तो आने में कितना लगेगा? तो आने में आपको लगेगा 5 - t आवर्स। यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे तो d की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमको चाहिए होती है उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं निकालेंगे। किसकी? जो वेरिएबल टर्म्स होगा उसको हम कांस्टेंट, मतलब d की वैल्यू को हमको क्या वहाँ पर निकाल के नहीं रखना है, t की वैल्यू हम निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दिया, कितना आया? d 5 - d/2 वैल्यू पुट कर दिया। इसका एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 3 ये डिवाइडेड कितना हो जाएगा हमारा? 510 माइनस d/2। इसको सॉल्व कर लिए, 2 ऊपर चला जाएगा और इधर इसके साथ में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस 3d बराबर 2d। ये माइनस का उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5d बराबर 30। मीन्स अगर डिस्टेंस की बात करें तो d इक्वल टू कितना निकलेगा? 6 और वो भी आपका किलोमीटर में। क्लियर है? यहाँ पर जो आंसर बनेगा हमारा वो d इक्वल टू डिस्टेंस कितनी बनेगी? तो d इक्वल टू जो हमारी डिस्टेंस रहेगी गाइस वो हमारी रहेगी यहाँ पर कितना? 6 किलोमीटर। तो ये आंसर हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था गाइस, वही आपसे पूछा गया था कि देयर आर 3 चिल्ड्रन इन द खन्नास फैमिली। खन्ना फैमिली में 3 चिल्ड्रन हैं एंड इट इज नोन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल अमंग द 3 चिल्ड्रन। क्या बोला गया है कि उन वहां पे 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों में से एक लड़की है। वहां पर 3 बच्चों में से एक लड़की तो कम से कम उनके बीच में है। तो फिर बोलिएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 ऑफ देम आर गर्ल। तो उनमें से 3 बच्चों में से तीनों के लड़कियां होने की क्या संभावना है? तीनों में से तीनों लड़कियां होने की संभावना क्या है? तो गाइस पहले तो हम ये देखें कि इन 3 में से
अगर 3 बच्चे हैं, 3 में से तीनों के लड़कियां होने के तरीके, तो ये हो गए 3 में से तीनों के लड़कियां होने के तरीके कितने हो गए, 3C3। अब कंडीशन देखेंगे तो वो आपका उसमें से कोई एक होगा, मतलब 100% में से कोई एक पा होगा ना आपका। तो 100% क्या है कि 3 बच्चों में से, आपने हिसाब बोला है, 3 बच्चों में से क्या है, एक गर्ल, सिर्फ एक ही गर्ल हो सकती है, या फिर उन 3, या जब भी आएगा प्लस लगता है, और एंड या और लगे, ORE नहीं, और हिंदी वाला और, क्लियर है। तो अब आपका क्या लगता है, गुणा, मतलब गुणा करते हैं, और अभी या और OR आता है तो यहाँ पर प्लस आता है। या तो क्या हो सकते हैं, 3 बच्चों में से 2 लड़कियां हों तो उनके तरीके, या फिर क्या हो सकते हैं, उन 3 बच्चों में से तीनों ही लड़कियां हों। तो ये टोटल 100% ही नीचे हुआ, उस 100 में से इसके होने के चांसेस देख रहे हैं हम। अब इसको हम थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं यहाँ पर, कि जो सॉल्व कैसे करते हैं। NCR टर्म्स होती हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, और एक फैक्टोरियल n माइनस r होता है, क्लियर है। तो यहां पर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और इधर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3। अपॉन में देखें अगर आप तो 3C1 कितना हो जाएगा, देखिए अब मैं यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ऊपर 3 फैक्टोरियल अपॉन 1, तो यहाँ पर 1, 3 माइनस 1 मतलब 2, तो 2 इसको ब्रेकआउट करेंगे तो 3 2 1, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 3, यहाँ पर भी एज इट इज 3 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह इसको सॉल्व करेंगे तो 1, तो ऊपर से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/7। तो तीनों लड़कियों के होने के तरीके क्या हैं, 1/7, कितना है 1/, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 1/7 तरीका है उसके होने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहीं पर देखें तो आपसे पूछा गया था कि इफ 3 to the power y plus 3 to the power minus y is equal to 2, then what can be the value of y square, y square की वैल्यू बताइए। तो इसको अगर हम सॉल्व करें गाइस तो कैसे करेंगे, यहां पर देखें आपको दिया है 3 की घात y प्लस 3 की घात माइनस y बराबर 2। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर करके देखते हैं, क्या पुट करते हैं, तो अगर पहले आप पुट करें, मान लीजिए कि y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 पुट करें तो ये इक्वेशंस क्या बनेगी, तो इक्वेशन बनेगी हमारी कि 3 to the power 1 प्लस 3 to the power माइनस 1, ये क्या 2 के बराबर आ रहा है, तो इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा है आपका 1/3, 3 9 10, मतलब 10/3, तो ये क्या है नॉट इक्वल टू 2, मतलब ये y की वैल्यू 1 नहीं होगी। दूसरा अगर आप देखो, आपने बोल दिया कि y इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करूं, देख लो भाई साहब क्या हो गया उससे, तो आपने पुट कर दिया तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात माइनस 0 या माइनस 0 कुछ भी रखें आप, 1 ही आना है, इक्वल टू क्या, 3 की घात 0 कितना होगा 1, और ये भी क्या 1, तो ये किसके बराबर हुआ 2 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो y की वैल्यू किसके बराबर हुई 0 के बराबर। आपसे y की वैल्यू नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है कि y की घात 2 मतलब y स्क्वायर कितना है, तो सो हेंस y स्क्वायर किसका होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम फिर मूव करें तो आपसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन मतलब 180 एंड 125, किसके बीच में 180 और 125 के बीच में मीन प्रोपोर्शंस निकालता है। अगर यहां पर क्या होता है कि इफ a, b, c इन प्रोपोर्शंस हो, ए बी सी कोई सीक्वेंस में हो और प्रोपोर्शंस में हो, तो दे आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस या मीन प्रोपोर्शंस कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए इफ ए बी सी इन प्रोपोर्शन मतलब अनुपात में हो, दे आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन विल बी, क्या होगा ए अनुपात बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा बी अनुपात
सी के, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो तो आपसे क्या पूछा गया है, मीन प्रोपोर्शन, मतलब मीन बोलते हैं बीच वाले को, क्लियर है। तो दियर मीन प्रोपोर्शन, दियर मीन प्रोपोर्शन किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो हमारा बराबर होगा आपका ए बटा बी बराबर बी बटा सी। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, बी स्क्वायर ए सी की टर्म्स में, बी स्क्वायर ए सी की टर्म्स में। आपसे बोला गया है 180 और 125 के बीच में, तो मतलब क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिया गया है 180 बी और 125 निकालना है। इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन से निकाल कर, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालेंगे हम। तो आप निकाल सकते हो इसको कैसे, बी स्क्वायर 180 इंटू 125, क्लियर। तो इसको हम फिर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें आप, तो बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी को आप रूट में लगाए तो ये हो जाएगा 180 गुणित 125। इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पर क्या बनेगा, तो ब्रेक करिए आप, तो इसको जैसे 25 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 5, और 180 को कैसे लिख सकते हैं 36, किसी का स्क्वायर होता है तो इसी टर्म्स में लिखना है ताकि जिसका स्क्वायर बन जाए। नहीं भी करोगे तो जैसे ब्रेक करेंगे तो आप समझ जाओगे, 5 36 25 और 5, तो b की वैल्यू कितना हुई, ये दोनों में से 5 निकलेगा, यहाँ से 6 और यहाँ से 5, तो b की वैल्यू हमारी 150। तो मीन प्रोपोर्शंस कितना हुआ हमारा, मतलब एवरेज अनुपात है या बीच का अनुपात, क्या बोल रहा है, मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच का अनुपात कितना होगा, तो ये होगा हमारा 150, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर अगर हम मूव करें तो आपसे क्या पूछा गया है कि इफ वन ऑफ द फैक्टर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 इज x माइनस 4, कितना है उसका, x माइनस 4 है, तो बताइए कि दूसरा फैक्टर क्या रहेगा उसका। तो दूसरा फैक्टर देख लेते हैं, तो इसका अगर हम दूसरा फैक्टर देखें तो इक्वेशन जैसे दे रखा है आपको 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस कैसे कर सकते हैं, 4 3 12, 24 चाहिए ना मुझे, तो 12 दूनी 24, हाँ तो 24 चाहिए, और प्लस माइनस करने पर आपका 11 आए, तो 8 एंड 3 क्या हो जाएगा, 8 एंड 3, तो ये कर दिया आपने 8x और माइनस का 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, क्लियर है, क्योंकि माइनस माइनस का 11x और माइनस 8 गुणित माइनस 3 होगा तो आपका प्लस का 12 आ जाएगा, क्लियर है, तो ये आपका रिजल्ट दे देगा। इसको हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पर क्या होगा, 2x, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 4, और यहाँ से अगर मैं प्लस क्या निकाल लें बाहर, आप माइनस का 3 निकालें, तो माइनस का 3, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन रहा है फैक्टर, x माइनस 4 और दूसरा बन रहा है 2x माइनस 3। आपसे पूछा क्या है कि x माइनस 4 तो इसका एक फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, 2x माइनस 3, कौन सा होगा इसका दूसरा फैक्टर, अदर फैक्टर विल बी 2x माइनस 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ये सॉल्यूशंस वगैरह भी आपको साइड में देख ही रहे हैं, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अदरवाइज नेविगेट इंस्टीट्यूट की जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी हम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप नेविगेट इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लेना, तो सॉल्यूशंस आपको क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर क्वेश्चंस, तो क्या बना है आपका कि अंकिता अर्न्स 25% मोर देन विनीता। अंकिता जो है वो क्या कमा रही है, अंकिता की जो सैलरी है वो 25% ज्यादा है, किससे, 125 मतलब 1.25 ऑफ विनीता। फिर क्या बोल रहा है कि सिंडी अर्न्स 10% लेस देन विनीता। जो सिंडी है उसकी जो सैलरी है वो क्या है, 10% लेस देन विनीता। तो मतलब
0.9 टाइम्स ऑफ विनीता, ऐसा ही लिखेंगे 0.9 टाइम्स ऑफ विनीता। क्लियर है? आपसे पूछ रहा है क्या फिर वो क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अर्निंग ऑफ अंकिता एंड सिंडी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि अंकिता और सिंडी की परसेंटेज में क्या रिलेशंस हैं वो आप बताइए। क्या कि अंकिता 35% ज़्यादा कमाती है क्या सिंडी से, या सिंडी 35% कम कमाती है अंकिता से, या अंकिता 38% ज़्यादा कमाती है सिंडी से, या सिंडी 10% कम कमाती है अंकिता से। तो इसको अंकिता और सिंडी की रिलेशंस में हम इसको क्या कर देंगे, इस्टाब्लिश कर देंगे। तो कैसे इस्टाब्लिश करें इसको हम, तो अगर इसको इस्टाब्लिश करें तो अंकिता को आपने जैसे ए लिख दिया, ये कितना है 1.25 टाइम्स ऑफ विनीता, तो विनीता की आप निकाल सकते हो यहाँ पर कितना है C/0.9 है कि नहीं है, ये C/0.9। बस इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसको क्या कर सकते हैं गाइस, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर आप परसेंटेज से हटाओ भी सही तो पॉइंट और ये 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको हम 9 से डिवाइड करो, तो 9 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका कितना 9, तो ये 1, और 9 तो ये हो जाएगा आपका 1, बचा कितना 3 ही बचेगा ना। हाँ, तो 3 बचा तो 3 35 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 चौ 36 नहीं होगा, कितना होगा 9 या 27 तो बचे 35 मतलब कितना हो रहा है 35 और इधर 27, तो 3 और 5 8 बच रहे हैं, तो फिर ना 72, तो ये 8 फिर 8 ये 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 13.88। क्लियर है? अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 1.388 सी। क्लियर है? कि मतलब 1.38 टाइम्स ऑफ सी, तो इसका मतलब क्या हुआ 1.25 टाइम्स ऑफ विनीता, मतलब एक होता मतलब 100% के बराबर है, 25% एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है 38% है ना, तो अंकिता अर्न 38.80 समथिंग मोर देन टू सिंडी। यही हो रहा है कि आंसर हमारा 38.88%। तो यहाँ पर कौन हो रहा है हमारा कि अंकिता आंसर 38% मोर देन सिंडी, तो कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है गाइस? तो ऐसे भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको अच्छे वाले क्वेश्चंस में आप रख सकते हैं कि कैसे हमारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर अगर हम मूव करें तो क्या पूछा गया था आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर, कि इसमें से कौन सी एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो पहले हमको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, तो वी नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है हमारा 1 2 3 से स्टार्ट होते हुए, और पूर्ण संख्या बोलो या इसी को हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं हम? होल नंबर। तो ये होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है हमारा 0 से, मतलब नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है स्टार्टिंग में। क्लियर है? तो 11 9 और 6 ये तो हमारे नेचुरल नंबर है, कौन सा नहीं है 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ये बेसिक डेफिनेशन से आया है क्वेश्चंस, तो इसको भी हम याद रखें। क्लियर है? क्लियर? तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े 8th नंबर पर, तो क्या पूछा गया था आपसे कि व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 14xy³ 22x² एंड 26x³ y4। तो इसका क्या हाईएस्ट या HCF बन सकता है। HCF टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये टर्म्स बताना हमको। HCF मतलब वो होता है कि जो दी गई संख्याओं को, HCF मतलब वो छोटा से छोटा या वो बड़ा से बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से। क्या होता है HCF? HCF का मतलब होता है कि जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर देगा, और LCM का मतलब ये होता है कि जो LCM टर्म्स हैं उसको दी गई संख्याएं डिवाइड कर देगी।
एलसीएम को दी गई संख्याएं डिवाइड कर देगी और एचसीएफ दी गई संख्याओं को भाग देगा। तो यहां पर देखें आप, तो 14 भी उससे चला जाए, 22 भी उससे चला जाए और 26 भी उससे चला जाए। तो इसी वाली संख्या में तो कुछ नहीं करना है, जो हो सके उतना कॉमन निकाल लो आप यहां से, जो हो सके वो यहां से ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्याएं आप क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो। तो ये निकाल दिया आपने, यहाँ से ये इक्वेशंस लिख दी हमने y4, जो हो सके। देखो आप यहाँ से अगर 7 तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि बाकी जगह से होना नहीं है, 2 निकाले तो 2 यहाँ से भी, 2 यहाँ से भी और 2 यहाँ से निकल जाए, तो 2 संख्या कॉमन निकाल ली। x में अब देखो यहाँ से 1 से ही निकाल पाएंगे क्योंकि एक सिंगल x है और इधर इधर सभी के पास x है, तो 1 से निकाल दिया। y, अब इसके पास सिंगल y है तो फिर y ही निकाल पाएंगे। तो बचा क्या, 14 मतलब 7, ये x तो बचेगा नहीं हमारा, यहाँ बचेगा y² और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 11x और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ 13x² y3, कुछ ऐसा। तो ये अंदर की संख्या नहीं पूछा है, डिविजिबल कौन सा है, इसी टर्म्स को बोलते हैं हम HCF इसका, कि 2xy क्या है, इन तीनों को एक एक बार डिवाइड कर देगा। तो ये HCF हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ हमारा, 2xy। तो इस टर्म्स को भी हम याद रखें कि 2xy जो टर्म्स हैं वो हमारा पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बढ़े तो क्या पूछा था आपसे कि ऑन रूट ऑफ द इक्वेशंस 2x² - 10x + y = 0 इज फॉर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y/2, कि y/2 की वैल्यू बताइए अगर इसका एक रूट कितना है, 0 है, सॉरी एक रूट इसका 4 है। तो देख लेते हैं, ये एक y क्या है, आपने यहाँ पर कांस्टेंट माना है। तो यहाँ पर देखिए 2x² - 10x + y = 0। रूट कैसे होते हैं, तो रूट आपको देख रखा है कि माना कि एक रूट इसका कितना है, अल्फा = 4 और बीटा = आपको पता नहीं है, निकालना है। और मूलों का योग देखें आप, इसमें मूलों का योग या सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग या फिर सम ऑफ रूट्स, तो वो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू होता है -b/a, -b/a फार्मूले का b है, ठीक है, तो b/a, तो ये क्या हो जाएगा, -b की वैल्यू कितना है, यहाँ पर है प्लस होता है वहां पर, तो यहाँ पर -10 आपका b है, तो b की वैल्यू कितना है, -10 डिवाइडेड बाय a कितना है मेरे पास 2। दूसरा इक्वेशन आपको दिया गया है, या फिर यहीं पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, तो अल्फा की वैल्यू आपने यहाँ पर रख दिया 4 धन बीटा और ये कितना हो जाएगा 5। तो बीटा की वैल्यू आप बता सकते हो कि नहीं, यहाँ पर कितना हुआ, ये बन रहा है कितना 1, ठीक है। तो आपसे बीटा की वैल्यू नहीं पूछा है, आगे कुछ वैल्यू आएगी, देखिए आप, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको आप, वो होता है अल्फा इंटू बीटा और वो होता है c/a। कांस्टेंट टर्म्स को हम बोलते हैं c/a। तो c क्या है यहाँ पर c वैल्यू है हमारी y और a वैल्यू है आपके पास 2। तो गाइस थोड़ा सा अगर हम सोचें यहाँ पर, तो अल्फा बीटा कितना है यहाँ पर 4 गुणित 1/y/2। आपसे पूछा यही तो है कि y/2 की वैल्यू बताइए, कितना है 4, तो y/2 कितना है हमारे पास में 4। y की वैल्यू नहीं पूछा है, y की वैल्यू पूछता है तो 8 हो जाता है, y/2 की वैल्यू पूछा है तो y/2 किसके बराबर है 4 के बराबर है। तो अगर ऑप्शन में 8 तो वैसे दिया नहीं, गलती नहीं करेंगे हम, बट अगर कभी जैसे ऐसा पूछ ले कि y/2 मतलब इसको और डिवाइड करना है तो आप 2 कर दो, तो वो नहीं है। आपसे y/2 पूछा है, वही कितना है आपका 4 है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, फिर हम बढ़ जाते हैं। तो 10th नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो क्या पूछा है आपसे कि मानसी ऑब्टेन्ड 90 इन मैथमेटिक्स, मतलब 90 मार्क्स मिले उसको मैथमेटिक्स में, जैसे 76 इन केमिस्ट्री, 85 इन फिजिक्स, 64 इन इंग्लिश एंड 72 इन स्टैटिस्टिक्स, मतलब 5 सब्जेक्ट हैं उसके। ऑन द वेट्स गिवन टू द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2:2:1:2
2। ये तो आप सबसे अच्छे से समझते हैं अगर आपने आरजीपीवी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या एमटेक या फिर डिप्लोमा वगैरह कुछ भी किया हो। वेटेज का मतलब ये होता है, आप बोलते हैं ना जैसे 10वीं का वेटेज इतना है, 12वीं का वेटेज इतना है, कहीं कहीं पर जैसे ग्रेजुएशन बेसिस पर रिक्रूटमेंट निकलता है अगर कि आप 10वीं के 5% लेंगे, 12वीं के 50% ले लेंगे और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के आपके 30% ले लेंगे, 50% ले लेंगे, ऐसे ऐसे कुछ आपको वेटेज दे दिए। वेटेज मतलब आपने जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में 100 मार्क्स लिए तो उसका 30% मतलब 30% वेटेज रहेगा उसमें से कि कितना आपने डिग्री लिया, बाकी का 12वीं में से, बाकी का 10 में, तो वेटेज दे दिया है। वेटेज मतलब यहाँ पर क्या है कि इंपॉर्टेंस बोले तो उसके हिसाब से आपकी परसेंटेज की डिग्री बनेगी। तो यहाँ पर कैसे दिया है, तो उसने बोला है कि जो वेटेज लेना है पहले का वो लेना है आपको 30। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब एक बोल सकते हैं ऑर्गेनिक क्वेश्चन बोलते हैं इसको हम, या एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन से कि वो मतलब अच्छा लगे आपको कि रेशियो प्रोपोर्शन सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं। तो मानसी ऑब्टेन्ड 90 इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितने 90, उसका वेटेज कितना निकालना है और आपसे क्या पूछा क्या है कि व्हाट इज हर वेटेड एवरेज, मतलब उसका वेटेड एवरेज जो स्कोर कार्ड बनेगा वो कितना होगा। तो हम लिख देंगे यहां पर वेटेड एवरेज। तो वेटेज एवरेज कैसे, बस उसको वेटेज ले लो, जैसे वो इसका मतलब ये है कि आप जैसे 3% बोल रहे हो, 30% बोल रहे हो, 3 गुना बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि 90 को आप 3 बराबर लिख दो, 3 के बराबर मतलब 3 बार 90 लिख दो, तो वो किसके बराबर लेंगे आप कि 76 को आप 2 बार लिखो, 85 को भी आप 2 बार लिखो, 64 मतलब इंग्लिश का वेटेज सिर्फ एक बार ही है कि 64 मतलब इंग्लिश मतलब एक ही बार लेंगे उसका महत्व। तो वेटेज एवरेज देख लेते हैं हम। तो 90 कितना है, तो 3 गुणित 9 मतलब 90 को 3 बार लिख दो, कितनी बार 90 को 3 बार। फिर केमिस्ट्री को 2 बार लिख दो, तो ये लिख दिया 2 बार केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री को ये 2 बार लिख दिया हमने। 2 बार लिख दिया आपने किसको, फिजिक्स को, तो वो कितना है 85 है हमारा। इंग्लिश को लिखा आपने 1 बार, तो वो है 64। और कौन बच रहा है हमारा 72, स्टैटिक्स वाला बंदा बच रहा है, तो स्टैटिक्स वाले बंदे को भी लिख दो, कितना है वो है आपका 2 वाला। तो स्टैटिक्स वाला बंदा है 2 × 60 कितना है 72। अब वेटेज एवरेज संख्या कितनी लिखोगे आप, 1 2 3 4 और 5, क्या 5 लिखोगे आप, नहीं, आप गलतियां कर रहे हैं। अरे गाइस आप वेटेज एवरेज निकाल रहे हैं, वेटेज मतलब किसका कितना बार लिखा है, मतलब कितनी बार लिखा है, वेटेज एवरेज तो वही होगा ना। तो मतलब 90 को आपने 3 बार लिखा है, 76 को आपने 2 बार लिखा है, 85 को 2, ये संख्याएं कितनी हो गई, 3 2 5 2 7 और 1 8 और 2 10। तो मतलब कितना हो जाएगा, संख्या हमारे पास में कितना है, तो 10 से एवरेज निकालेंगे। 5 से करेंगे तो आंसर गलत आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 5 नहीं है, वो किससे होगा हमारा 10 से होगा। बस अब इसको तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे कितना 9 या 27 270 और ये हो जाएगा 72 × 6 यानी कि 75 150 150 और 2 154 और ये हो जाएगा 170, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 72 यानी कि 7 दूनी 14 और ये 144 डिवाइडेड बाय 10। बस इसका वेटेज एवरेज निकाल सकते हैं अब तो हम, क्लियर है। तो ये आएगा पूरा 800 और 800 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 80। तो वेटेज एवरेज कितना है हमारा गाइज 80, वेटेज एवरेज कितना रहेगा 80 रहेगा हमारा, क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर अगर हम, तो 11th नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि 3 consecutive एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 70 डिग्री 80 डिग्री एंड 10 डिग्री रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मेजर ऑफ 4th एंगल। तो उसके चौथे एंगल का माप बताइए। तो ये तो सिंपल सा है, या तो आप चतुर्भुज बनाकर करें, ये कुछ एंगल से हैं, ये मान ले ए बी सी और डी, क्लियर है। ये है आपका मान लीजिए 70 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 110 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल कितना है, ये मान लीजिए कि x है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री।
तो वी नो दैट x प्लस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 7 और 8 कितने होते हैं 150 और ये कितने हो जाएंगे 260। क्लियर है? तो 260 आपके 360 में से घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, तो x डिग्री बराबर कितना 100 डिग्री। तो आंसर क्या होगा मेरा कि 100 डिग्री आपका आंसर रहेगा जो फोर्थ वाला एंगल है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था हमसे, अगर हमको कंसेप्ट क्लियर होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बढ़े तो आपसे क्या पूछ रहा है वो राधेश्याम जी कि राधेश्याम परचेज 11 एप्पल्स फॉर 100 रुपीज़। 100 रुपये में वो 11 एप्पल खरीदते हैं और सेल्स 10 एप्पल्स फॉर 110 रुपीज़, और बेचते कैसे हैं कि 10 एप्पल 110 रुपये में। तो हाउ मच प्रॉफिट आर लॉस डज ही मेक ओवर द टू ट्रांजेक्शंस। ये दोनों जो ट्रांजेक्शंस हैं या फिर लेन देन में इसको कितना फ़ायदा या नुकसान होता है और परसेंटेज में आपको बताना था। तो बताएंगे हम इसको परसेंटेज में कि बंदा क्या कमा रहा है, क्या कमा रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। तो अगर क्वेश्चंस के हिसाब से देखें आप तो 11 एप्पल का मूल्य कितना है 100 रुपये। तो 11 एप्पल्स का जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, तो वो कितना है 100 रुपये ना, 100 रुपये। तो एक एप्पल का मूल्य कितना हुआ सीपी, तो वो हुआ हमारा 100/11 रुपये, 100/11 रुपये। इसी एप्पल का जब उसने बेचा तो 10 एप्पल बेच रहा है वो, 10 एप्पल का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य उसका 110 रुपये बना दिया बंदे ने। तो एक एप्पल का बेचने में मूल्य कितना आया उसको, तो कितना मिल रहा है उसको, तो 110/10 मतलब 11 रुपये एक एप्पल में, इतने ही मिल रहे ना 10/10, हाँ ठीक है 11 रुपये मिल रहे हैं उसको। और ऊपर में कितने मिल रहा है उसको 9 पॉइंट लगभग 9 पॉइंट समथिंग में मिल रहा है। तो ये हो रहा है क्रय मूल्य और ये हो रहा विक्रय मूल्य। लाभ होगा कि हानि होगा, तो जनरली तो देखिए आपको खरीद रहे हैं आप लगभग 9.99 समथिंग में और बेच रहे हैं आप 11 रुपये में, तो आपको लाभ ही हुआ है। क्लियर है? तो लाभ परसेंटेज में देख लें आप, तो लाभ परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे, तो लाभ परसेंटेज आप निकालोगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो भी मिले। मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो आपका नया क्या दे रहा है, हानि दे रही है, और अगर पॉजिटिव आए तो आपको लाभ दे रहा है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्या हुआ 11 माइनस 100/11, और बटा कितना है किसके ऊपर मिलता है, तो ये क्रय मूल्य के ऊपर। तो क्रय मूल्य कितना है 100/11, तो 100/11 इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना 121 में से 100 गए, तो ये कितना बचा 21/11, और ऊपर कितना बच जाएगा 11/100। तो 11 से 11 कैंसल, और परसेंटेज के लिए आप 100 लगाएं तो 100 से 100 कैंसल, तो बचा कितना हमारा 21%। तो लाभ जो हो रहा है या जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है, मुझे 21% हो रहा है। कितना हो रहा है प्रॉफिट गाइस, हमको 21% हमको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है ये टर्म्स भी? तो हम नेक्स्ट आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या पूछा गया था 13 नंबर पर कि मिस अंकिता इन्वेस्टेड X रुपीज विद अ बैंक पेइंग 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 4.67 ईयर्स। 4.67 वर्ष के लिए उसको 10.5% का सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितने X रुपया उसने इन्वेस्ट किया, एंड रुपीज X ग्रोज टू 3,576 रुपीज। वो कितना बन गया, वो 3,576 रुपये बन गए। क्लियर है? फिर वो बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इन हाउ मेनी ईयर्स X वुड हैव बिकम 2X इफ ही इन्वेस्टेड इफ शी इन्वेस्टेड एट द सेम इंटरेस्ट रेट। अगर सेम इंटरेस्ट रेट से अगर वो इन्वेस्ट करें तो वो उसका 2 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, उसका 2 गुना वो कितने वर्षों में हो जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो उसका 2 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो देखते हैं हम।
2 गुना क्या अमाउंट हो जाएगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर, तो हम यहां पर कर देंगे, तो अमाउंट कितना बनाना है, 2 गुना सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए कि x है आपका, और फार्मूला क्या होता है इसका, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है मेरे पास में x, R कितना है 10.5%, और T तो आपको निकालना है कितना समय लगेगा बटा 100। गाइस ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 1/10.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी। क्लियर है, तो अगर आप यहाँ से t निकालें तो t कितना निकलेगा, ये 100 बटा ये हो जाएगा ना, इसको आप ऐसे सॉल्व कर लें, तो 1000 बटा 105, इसको आप सॉल्व कर लो किससे, 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 हो गया, तो 200 बचा। अब इसको फिर डिवाइड कर लो आप, तो ये कितना हो जाएगा 21, तो ये कितना हो जाएगा 21 9 मतलब 188, 189 कितना होगा 189, तो बचेगा कितना 11, तो ये 11 आपका ऐसे हो जाएगा 11 से ही बटे 21 इंटू ईयर्स में हो जाएगा। तो 9 से ही 11 बटा 21 वर्ष में आपकी ये राशि कितनी हो जाएगी, 9 से ही 11 बटा 21, जल्दी ना करें, 11 से ही 9 बटा 21 नहीं है, 11 नहीं है, क्या है 9 से ही 11 बटा 21 आंसर है, 11 से ही 9 बटा 11 आंसर नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा 9 and 11/21 ईयर्स। यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो थोड़ा सा और ध्यान दें, देखो यहाँ पर 4.67 साल 3576, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, किससे क्या होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है कि 2 गुना करना है, तो वहाँ से इसको फॉलो अप करके हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, ये कन्फ्यूजन ना होना चाहिए हमको कि इसका हमने उपयोग ही नहीं किया, तो वो आपको क्वेश्चन को कंफ्यूज, या वो चाहता है कि आप क्वेश्चन छोड़ कर जाएं, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ कर जाएंगे तो आपका स्कोर कम बनेगा, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्या नहीं चाहेंगे हम कि हमारा स्कोर कम बने। क्लियर है, नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, जो आपसे पूछा गया है। क्या पूछा है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स, जो सेट में क्या दिए हैं नंबर दिए हैं, तो इनका माध्य क्या है, इन संख्याओं का माध्य। देखिएगा इस 3 टर्म्स होती हैं, मीन मोड मीडियन। मीन मतलब होता है एवरेज, तो सभी को जोड़ दो और उसका एवरेज निकाल दो, उसको बोलते हैं मीन। मोड होता है बहुलक, और बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्याओं को देखो और उन संख्याओं में जो संख्याएं ज़्यादा बार आ रही हों उसको बोलते हैं मोड। जैसे इसमें 70 कितनी बार आया है, 1 2, 40 एक बार, 100 कोई भी नहीं आया, 150 नहीं है, तो सिर्फ कौन सा है 70 सिर्फ रिपीट हुआ है, तो 70 आपका क्या कहलाएगा, इसका मोड है। जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वो आपका मोड कहलाता है। मीडियन क्या होता है, तो मीडियन का मतलब होता है डेटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसा आपको उचित लगे, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन मिड वैल्यू आर मीडियन। वो जो मिड वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। जैसे कि ये डेटा अभी आपका क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, पहले डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, जैसा भी आपको उचित लगे। तो हमने मान लीजिए कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या है मेरे पास में 20, फिर है 30, फिर 20 30 हो गया, फिर हो गए 40, 50 भी है क्या, हाँ है, 60 भी है, फिर नहीं है, फिर है 70, तो 70 है मेरे पास 2 बार, तो दोनों लिखना पड़ेंगे, ऐसा नहीं एक ही लिखा आपने, दोनों 70, देन फिर 80 नहीं है 90 है, तो 90, देन 100, देन 120 एंड देन 150 है ना।
तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 गिन ले से हम 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 संख्याएं बराबर हो गई हैं। मिड वैल्यू क्या होगी, ये हो गए कितने हैं 4, इधर भी ये हो गए 4, बचे कितने बीच में, इनमें से कोई बीच। अब क्या बोले हम 70, तो ऐसे बोल सकते हैं हम रिपीटेशंस में। मान लीजिए 70 होता है, यहाँ पर 80 होता, तब कैसे निकालते, तो दोनों संख्याओं को जोड़ो 70 + 70 और डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वापस 70। तो आंसर ठीक है, जैसे 70 और 80 होता था, 80 70 80 कितने होते हैं 150 75, तो इनका जो मीडियन होता है वो क्या होता है आपका 75 होता है। क्लियर है, तो ध्यान रखें। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा हमारा 70। तो आंसर कौन सा हुआ हमारा 70, हमारा आंसर रहेगा किसका, मीडियन 70 है। क्लियर है गाइज। तो यहाँ तक हमने जो 3 अप्रैल 2016 में सेकंड शिफ्ट में आपके क्वेश्चन आए थे वो हमने देख लिए हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का भी हो गया हमारा, सेकंड शिफ्ट का भी होगा। क्लियर है, तो आगे ऐसे हम सॉल्व करते रहेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, अपनी प्रिपरेशंस में कहीं ना कहीं काम आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर ही सकते हैं ना, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, और नेविगेट इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये अपडेट्स वगैरह जो भी आपके PDF वगैरह है ये मिलते रहेंगे। थैंक यू टू एवरीवन।